फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एक बार फिर से जो है स्वागत है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल में। क्योंकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम बीएसएफ एचसीएम और एएसआई का जो है एग्ज़ाम होने जा रहा है 1 सितंबर को, ठीक है। और आप लोगों के पास बहुत कम समय दिया गया है, ठीक है। इसका तुरंत ही एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और बिल्कुल किसी को पता नहीं था कि इसका एग्ज़ाम अभी हो सकता है। और फाइनली एक बाइक जो है इसका एग्ज़ाम है, तो मुझे लगता है कि आपके पास 10 दिनों का समय है। अंतिम 10 दिनों में अगर आप लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक सीट पक्का हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैंने बिल्कुल ही चुने हुए प्रश्नों को रखा हुआ है यहाँ पे, जो बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को भी मैंने रखा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से पढ़ लो। हमने पूरे पेपर 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को रखा हुआ है, तो आप क्लास को अंत तक देखिएगा। यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये क्लासेज जब रेगुलर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी को जो है यहाँ पे पेपर वाइज, जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पेपर बनता है वैसे मैंने बनाया हुआ है। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, आधा न मैंने बताया है कि कभी भी आधा न जब रहेगा तो ये नु में चेंज होता है। तो अनु आपको चेंज करना है। कहाँ पे लिखा गया है अनु, प्लस में क्या आएगा एसड़। तो एसड़ में आपको ध्यान देना है कि कौन सा ए बनेगा, छोटा वाला ए। तो ये वाला नत लगा देना, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो अनु प्लस एसड़, क्योंकि यहाँ पे मात्रा एक तो है इसलिए एसड़ आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जलज का जो है पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे पूरा नहीं पढ़िएगा तो प्रश्न बिल्कुल ही आपसे बाहर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न पूछता है इसमें, पर थोड़े से जो है आपको ध्यान पूर्वक प्रश्नों को करना होता है। और जलज का पर्यायवाची नहीं बोला के जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल जलज का पर्यायवाची है, पंकज भी है, नीरज भी है, लेकिन जलद जलद नहीं होता है जलज का पर्यायवाची, ठीक है। ये जो है बादल का होता है। तो बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो सब कुछ जानता हो उसे बोला जाता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न है, अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताइएगा, अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। स्थावर जिन्होंने बताया है जंगम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है स्थावर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए, शुद्ध जो लिखा गया है ये आप देखोगे डबल ज जो लिखा गया वही शुद्ध है, जलज। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही जो अर्थ है ये क्या होता है, तो आप कहोगे मना करना या देने से इनकार करना। अंगूठा दिखाना आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां नंबर प्रश्न है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। पीताम्बर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, इसका मैंने अर्थ भी यहाँ पे लिख दिया है। पीत, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री गणेश।
तो देखिए जब भी आप लोगों से बोला जाए कुछ और उसका मीनिंग कुछ और लिख ले तो उस सिचुएशन में जो है आपको जो है बहुब्रीहि समास लगाना है। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूरज निकल रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? सूरज निकल रहा है और पक्षी चहचहा रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 जिन्होंने बताया है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। जब भी आपको बीच में और लिखे तो संयुक्त वाक्य ही लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का जो है हमें चयन करना है। तद्भव आपको ध्यानपूर्वक देखना है, तद्भव शब्द कौन सा है बताइएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जिन्होंने बताया है हाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो हाथ लिखा गया है ये तद्भव है, बाकी सभी के सभी ये तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप, तो देखिए कवि का होता है कवित्री, पर आपको सबसे पहले कवित्री लिखा हुआ पहचानना आना चाहिए। तो सही कवित्री जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आपसे देखिए सिंपल ही प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पे, पर कंफ्यूजन आपको लेके नहीं जाना है। अगर आप 10 दिन मेहनत कर देते हो तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 12 का, तो अनुराग का होता है विराग। क्या हो जाएगा? विराग। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न कह रहा है उत्कर्ष शब्द का सही विश्लेषण क्या होता है? उत्कर्ष शब्द का सही विश्लेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने बताया है यहाँ पे उत्कृष्ट, उत्कर्ष के क्या हुई? उत्कर्ष, उत्कर्ष के उत्कृष्ट विश्लेषण में आपको ध्यान देना है। अगर पूछता इसका विलोम तो अपकर्ष होता, ठीक है। ये आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है, तो जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आपको ध्यान देना है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है पास रहकर दुख देना। पास रहकर दुख देना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। सूर्योदय में कौन सा स्वर संधि है? सूर्योदय में कौन सा स्वर संधि है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सूर्योदय में कौन सा स्वर संधि है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गुण संधि है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सूर्योदय में क्या है? तो गुण संधि है। सूर्य प्लस उदय होता है तो गुण संधि का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में किस प्रकार का कारक का उपयोग है? तो देखिए पेड़ से, यहाँ पे से जो लिखा गया है ये जो है अपादान है। क्या है? अपादान। क्यों? क्योंकि जो है ये अलगाव की स्थिति है, ठीक है। अलग अलग कह रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए अपादान होता है। अगला प्रश्न है महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद अगर हमें बात किया जाए बताने का, तो महोदय में हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महोत्सव है तो महा प्लस क्या हो जाएगा? उत्सव। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे पूरा नहीं पढ़िएगा तो बात गड़बड़ हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची नहीं है अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रसाल जो होता है ये आम का पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए क्या होगा? जो मापा न जा सके, तो जो मापा नहीं जाता है उसको बोला जाता है अपरिमेय। उसे क्या बोला जाता है? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में
कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं, बताना है आपको। यथाशक्ति, तो देखिए यथा जब पहले आ गया, ये जो यथा है ये क्या है? आपका उपसर्ग है। कभी भी किसी भी यथा हो गया, प्रतिदिन हो गया, माने भर पर, इस तरीके के जो शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग, वो जो है अव्ययी भाव समास को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा अब रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। इसने कहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद हमें बताना है। सिंपल तरीके से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाना नहीं है, ये तो मुझे दिखाई दिया कि ये सारे के सारे संख्याएं किसी न किसी संख्या के वर्ग है। ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये जो है 7 का वर्ग है, और ये जो है 11 का वर्ग है। मतलब जब देखा मैंने 2, 3, 5, 7, 11, तो ये अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 13, और 13 का जो है स्क्वायर होता है 169। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी कूट भाषा में बॉर्डर को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में बीएसएफ को क्या लिखा जाएगा? मैं फिर आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो कहीं ना कहीं आपको रेगुलर सुबह शाम जो क्लासेज मैं करा रहा हूँ उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब बात कीजिए यहाँ पे, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला? देखिए बी होता है 2 पे, अगर बात किया जाए तो ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे, और आर होता है 18 पे। तो 18 और 18 36, 36 4, 36 4 40, 40 15 55 2, यहाँ पे तो अधिक हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे तो अधिक हो रहा है वैल्यू। बॉर्डर से 51 तो नहीं आ रहा है, कितना हो रहा है? ये आपका हो गया 55, 55, और उसके बाद से ये 55 और 7, 55 7 62, यहाँ पे 62 था भाई साहब, यहाँ पे 62 था, आप 62 कर लो, ठीक है? ये गलती हो गया है टाइपिंग में। अब देख लो, सबका योग करना था, ये 62 है। अब देखो बी होता है 2 पे, एस होता है 19 पे, एफ होता है 6 पे। अब जोड़ लो 25 और 2 27 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। कारा विषम शब्द का चयन करें। क्या करना है आपको? विषम शब्द का चयन करना है। शिमला, ईटानगर, शिलांग, दार्जिलिंग। अब आपको जो है यहाँ पे थोड़े से अगर दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये जो है शिमला क्या है? राजधानी है। ईटानगर भी राजधानी है, शिलांग भी राजधानी है, पर दार्जिलिंग राजधानी नहीं है किसी भी राज्य का, ठीक है? बाकी तीनों के तीनों किसी न किसी राज्य की राजधानी है। बाकी एक तो जो है ये शहर था पश्चिम बंगाल में, ठीक है? अगला प्रश्न है कि ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ए एफ का पुत्र है, तो ए का डी से क्या संबंध है? बिल्कुल हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो है इसने कहा है कि ए जो है बी का भाई है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ए जो है बी का भाई है, सी ए की माता है। सी कौन है? ए की माता। ए की माता कौन है? सी है। उसके बाद से कह रहा है डी सी का पिता है। डी कौन है? सी का पिता, यहाँ पे पिता हो गया। एफ ए का पुत्र है। एफ कौन है? ए का पुत्र कौन है? एफ है, पुत्र हो गया ये। फिर कह रहा है कि डी का, ए का डी से संबंध है, डी से, डी यहाँ पे है, इससे ए का संबंध बताना है। तो ये कौन है? इसकी पुत्री, और पुत्री का ये कौन है? बेटा, पुत्री का बेटा, अर्थात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पोता। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पे कंडीशन है प्लस को भाग रखना है, भाग को गुणा, और गुणा को जो है माइनस, और माइनस को जो है प्लस रखना है। तो व्यंजन आपको सही करना है, ठीक है? बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पे आप कर लो, इसने कहा है प्लस जहाँ पे दिखे आपको भाग करना, हमने भाग कर लिया। जहाँ पे भाग है वहां पे गुणा कर लेना, गुणा मैंने कर दिया। जहाँ पे गुणा है वहां पे क्या करना है? माइनस करना है, और जहाँ पे माइनस है उसको क्या करना है? प्लस। इसके जितने भी कंडीशन थे मैंने उसको फॉलो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो दिया गया है। ये भाग देंगे, 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। 4 में 6 से गुणा करेंगे, 4 चौका 24, और माइनस का हो जाएगा 4, और प्लस का हो जाएगा 3। 24 3 27, 27 में से 4 जाएगा 23। 23 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26। 26वां नंबर प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? पुस्तकालय का, पुस्तकालय का संबंध किसी प्रकार पुस्तक से है, उसी प्रकार संग्रहालय का संबंध किससे होगा? संग्रहालय
संग्रहालय का संबंध हमें बताना है, बिल्कुल आसान है। देखिए पुस्तकालय का संबंध पुस्तकालय का संबंध पुस्तक से ही होगा, तो संग्रहालय जो है उसका जो संबंध होता है ये अ, कलाकृति या पुरातात्विक वस्तुएं से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27वां नंबर प्रश्न देखिएगा। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह जो है पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करोगे। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। दिशा आपको बिल्कुल पता हो गया, तो अब आप जितना बोला गया उतना ही करो। उत्तर दिशा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऊपर चलूंगा तो उत्तर हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर जो है बाएं मुड़ना है तो बायां साइड ये हुआ और आपको चलना है 5 मीटर। इधर मैंने 5 मीटर आ गया। फिर इसने कहा इसके बाद वह पुनः बायां मुड़ता है, तो बायां मुड़ेगा अर्थात नीचे की तरफ आ जाओगे। कितना? 10 किलोमीटर, 10 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पे है? आप देखो, आप यहाँ पे से स्टार्ट किए, ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर यहाँ पे आ गए, तो ये दूरी जो है कितना हो रहा है? ऊपर देखो 5 है तो नीचे भी तो 5 होगा। और ये दिशा कौन सा है? इधर देख लो, क्या है? पश्चिम। तो आपसे पूछा गया कितनी दूरी पे है, तो 5, और दिशा पूछता तो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करोगे अगर आप ये क्लास देख रहे हो डेली। तो बिल्कुल पेपर आपको सिंपल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। नौकरी, परीक्षा, आवेदन, विज्ञापन, नियुक्ति, इसको जो है सही क्रम में सजाना है। इसको जो है सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है? विज्ञापन आता है, मतलब 4 तो पहले आना चाहिए। 4 के बाद से क्या होता है? हमें आवेदन करना था, पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर हम लोग फॉर्म को भरते हैं, अर्थात फिर 3 आएगा। ठीक है, 3 है। फिर उसके बाद से क्या होता है? परीक्षा होता है, परीक्षा इसमें होगा। फिर परीक्षा के बाद से क्या हो जाएगा? परीक्षा के बाद से हो जाएगा आपका नौकरी। नौकरी के बाद से हो जाएगा नियुक्ति। नियुक्ति आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 29। कथन सभी सेब फल हैं, सभी फल स्वास्थ्य वर्धक है। तो अब निष्कर्ष में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, इसने कहा है कि सभी सेब, ये सेब हैं, सेब को मैंने एस से लिख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी के सभी क्या है? फल है, फल को मैंने एफ से लिख दिया। फिर कह रहा है सभी फल स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो इसे मैं लिख देता हूँ एस ए, स्वास्थ्यवर्धक को। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, सभी सेब स्वास्थ्यवर्धक है। जितने भी सेब हैं ये सेब सभी स्वास्थ्यवर्धक के बीच में है, बिल्कुल है। कुछ स्वास्थ्यवर्धक सेब हैं, ये स्वास्थ्यवर्धक है, इसका कुछ हिस्सा सेब है, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे राइट उत्तर है। अगर आप 29वें के राइट उत्तर जा रहे हो, जो है दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें जो है लुप्त पद ज्ञात करना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां नंबर प्रश्न की बात की जाए तो देखिए सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ए, सी, ई, जी, तो अगला पद क्या? तो देखिए हर बार 2 ठो जोड़ा है। ए के बाद बी छोड़ दिया, सी लिखा है, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई लिखा है, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी लिखा है, तो जी के बाद एच छोड़ दो, आई लिख दो। आई से स्टार्ट होना चाहिए। आपका जो राइट उत्तर है यहाँ पे आई से बन रहा है, तो आई वाला एक ही उत्तर है और इसके आगे आपको कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। इसने कहा है कि एक पंक्ति में सोहन का स्थान बाएं से 50वां, 15वां और दाहिने से 20वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए कोई सोहन नाम का व्यक्ति है, पंक्ति में बायां साइड से अगर चल रहा है तो ये 15वें नंबर पे है सोहन, और दाहिने साइड से इसका जो स्थान है ये 20वें नंबर पे है। तो पंक्ति में टोटल लोग निकालना होगा। तो देखिए सोहन को यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से काउंट किया गया है, तो इन दोनों को जोड़ लो और -1 कर लो। क्यों? क्योंकि देखो सोहन को मैंने 2 बार काउंट किया है, दाएं से और बाएं से, दोनों तरफ से, तो सोहन पंक्ति में एक ही बार होगा। ठीक है, तो 20 और 15, 35, 35 में से एक जाएगा हमारा 34, जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर
जो है 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है, यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2024 ये अगर आप देखोगे तो इसमें पहले क्या करो, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो हम 4 से भाग देते हैं, अगर 4 से पूरा पूरा भाग लगता है ये होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष में हमेशा जो लास्ट दिन होता है उसमें क्या होता है, एक दिन प्लस होता है। मतलब यहाँ पे जो है सोमवार है तो इसमें एक प्लस कर देना, तो सोमवार के बाद से क्या आता है, मंगलवार। मतलब आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हमेशा ही इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रृंखला में लुप्त पद चुनना है हमें। श्रृंखला में जो है लुप्त पद अर्थात अगला पद हमें निकालना है। जैसे कि मैंने देखा 3 से 5, 5 से 10, 10 से 12, 12 से 24। मतलब जब मैंने देखने की कोशिश किया तो 3 2 5, 5 इस बार 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ दिया है, फिर 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ दिया है, फिर 2 से गुणा, तो 26 दूना 52 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहले क्या किया है, 2 जोड़ा है, फिर 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 से गुणा, इस तरीके से इसने क्या किया है, बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है विषम युग्म चुनिए। विषम युग्म चुनना है क्वेश्चन नंबर 37 में। विषम क्या है, गाय, बछड़ा, कुत्ता, पिल्ला, शेर, धावक, घोड़ा, अस्तबल, यहाँ पे अलग कौन सा है। तो ये जो है आप देखोगे तो गाय का बछड़ा जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है, कुत्ता को पीला बोला जाता है, शेर को शावक बोला जाता है, पर घोड़ा को जो है अस्तबल नहीं बोला जाता है। ठीक है, यही अलग है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि रैन को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में मैन को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा। रैन को बोला है, ये लिखा गया है, तो मैन को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा सभी लोग बताएंगे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं भाई साहब। ये जो है लिखा गया है, एक यहाँ पे मिसिंग नंबर है 1। देखिए सबसे पहले आर देखोगे तो 18 पे होता है, ए जो है 1 पे होता है, आई जो है 9 पे होता है, एन जो है 14 पे होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख गया। ठीक है, अब आप भी कर दो, एम होता है 13 पे, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे। ये कहाँ पे दिया गया है, 13, 11, 4। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39, घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 3 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना बनता है। अगर आप घड़ी देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 कब बजेगा, जब यहाँ पे एक ठो 3 रहता है, ये 3 के बाद से यहाँ पे एक 12 लिखा हुआ रहता है, तो 3 कब बजेगा, एक सुई यहाँ पे रहेगा और एक सुई यहाँ पे रहेगा। आप 3 बजे हुए आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा कि 3 किस तरीके से बजता है, मैंने आपको दिखा दिया। तो अब जो है आप देख लो ये कितने डिग्री का कोण है भाई साहब, इस तरीके का आप तो कभी भी भूलते नहीं हो। ये तो परपेंडिकुलर है अर्थात 90 डिग्री का कोण है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से नहीं है तो आप अपना तरीका से निकाल भी सकते हो कि एक जो उसका प्रति है टोटल जो घड़ी है उसमें 360 डिग्री के कोण बनेगा। 360 में 12 से भाग दोगे, फिर 3 से गुणा कर लो। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में यदि राहुल की रैंक ऊपर से 11वीं है तो नीचे से राहुल का रैंक क्या होगा। देखिए ऊपर से दिया गया है, नीचे से हमें निकालना है। तो देखिए मैंने अभी बताया कि टोटल एक व्यक्ति है और यहाँ पे जो उसे नीचे से और ऊपर से काउंट करना है, अर्थात जितना लोग हैं उसमें एक ठो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को नीचे और ऊपर से हम गिन रहे हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल लोग 46। 46 में से 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है प्राकृत संख्या का, n+1/2, अर्थात 50 + 1, 50 + 1/2 कर दो, कितना आ जाता है 51/2। 51/2 का मतलब क्या होता है, 51/2 मतलब होता है 25.5। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। 42वां नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान पूर्वक, बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
और मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, आप लोग मेरे से बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो। देखिएगा, इसने कहा कि यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास 800 रुपया है, किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें हो गया हानि। हानि का मतलब होगा कि 100 रुपया वाला चीज़ हमने 80 रुपया में बेच दिया, तभी तो 20% का हानि हुआ। और 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, अर्थात 120 में बेचेंगे 100 वाला सामान 120 में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 8 दहा का 80, अर्थात यहाँ पे 10 होगा, 10 में 20 से 120 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका कि ए जो है 10 दिनों में काम कर रहा है और बी जो है आपको कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, 3 2 5, अर्थात ए एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और टोटल काम 30 कराना है हमें इन दोनों से, तो 5 से भाग दे देंगे, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 5 छक्का 30, 30 दिन में ये दोनों काम मिलकर पूरा समाप्त कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइएगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होने वाला है, तो देखिए 10 है, 10 का फ्रैक्शन अगर आप तोड़ोगे तो 10 बटा हो जाएगा 100% हटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 1/10 हो रहा है। 1/10 का मतलब हुआ कि मेरे पास 10 रुपया है तो ये अगले साल 11 रुपया हो जाएगा, अगर 10 रुपया है तो ये अगले साल कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। ब्याज 1 रुपया लग रहा है, 10 पे 1 रुपये का ब्याज, तो 10 में 10 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, 11 में 11 से गुणा करोगे 121, मतलब अगर 100 रुपया है, मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि समय कितना बार दिया है 2 वर्ष, तो 100 से ये हो जाएगा 121। अगर 100 रुपया आप किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहे हो 10% का, तो अगले साल मतलब 2 साल बाद वो 121 रुपया, मतलब आपसे 21% जो है अधिक ले रहा है, 21% आपको देना पड़ेगा, तो 5,000 रुपया है आप लोगों के पास, तो इसी का जो है 21% निकाल दो, आपका ब्याज आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 5 एक में 5, 5 दूना का 10, 1050 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, उनका जो है महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है, आपको समझना होगा। पहले हमारे पास दो संख्या दिया गया है अनुपात में, तो हम मान लेंगे कि एक संख्या है 3x, एक संख्या है 4x, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है 5। तो देखिए महत्तम समापवर्तक इसमें का कॉमन वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों में, अगर 3 और 4 में कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा, कॉमन x मिलेगा, अर्थात x बराबर 5 है, तो यहाँ पे x के जगह पे 5 रखेंगे तो 3 पचे 15 ये संख्या है, 4 पचे ये 20 संख्या है, 20 और जो है 15 का एलसीएम कितना होता है 60 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, 15 और 20 का एलसीएम आप निकाल लो, 60 जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि x बटा वाई बराबर 4/5 तो इसका जो है मान हमें बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप देख लो 3x की जगह पे कितना रखना है 4, प्लस 2y की जगह पे कितना दिया है 5, बटा फिर 3x की जगह पे 4 माइनस 2 गुणे 5, यहाँ पे देखोगे 3 चौके 12 प्लस 5 दूना का 10, 3 चौके 12 माइनस 10, 12 10 22/2 कट के कितना आएगा 11, 11 जो है हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसकी गति मीटर पर सेकंड में बताना है, उसकी जो गति है ये मीटर पर सेकंड में हमें बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। तो देखिए 72 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है कोई ट्रेन, इसको जो हमें मीटर पर सेकंड में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 18 चौका 72 अर्थात 4 पचे 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 48, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि लंबाई में परिवर्तन, वृद्धि
या चौड़ाई में वृद्धि, इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको हमेशा ही ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो आपको हमेशा क्या होते हैं, कमी ही होता है, मतलब सेम रहेगा। तो 10 और 10 यहाँ पे लिखा गया है, तो 10 का वृद्धि हुआ, ठीक है, और 10 का कमी हुआ, तो 10 गुणे 10 और बट्टा में परसेंटेज है तो बट्टा जो है 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक में एक से गुणा करोगे, 1% की हमेशा भी हानि होता है इस सिचुएशन में, ठीक है, कभी भी इसमें आपका जो है लाभ नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सरल कीजिए, सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम कोष्टक वाले को हल करते हैं, ठीक है, तो हल कर लो। ये हो जाएगा 25 माइनस 5 और गुणा है तो गुणे, इसको हल करके लाओ। ये दो में से एक जाएगा, एक एक में 3 से गुणा करोगे 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, यहाँ पे आ गया 5। ये हो गया 25 और 5 में 5 से गुणा करोगे 5 पचे 25, 25 में से 25 जाएगा 0। 0 जो है मेरा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा? किलोमीटर पर घंटा में बताना है। तो देखिए सबसे पहले खंभे को पार करिए, अर्थात ट्रेन अपनी खुद की दूरी को पार करिए। तो यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यहाँ पे हो गया आपका कट के 25 मीटर पर सेकंड पर। इसने कहा है कि आप किलोमीटर पर हावर में बताओ, तो इसको किलोमीटर पर हावर में लाना है तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 पचे 25, 18 पचे 90, 90 किलोमीटर पर हावर मुझे आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए मिला। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों को कर लिया, ठीक है, और बचे हुए जो है 51 से लेके अभी 100 तक के प्रश्न बाकी हैं। तो देखिए क्लास लंबा हो रहा है, हम लोग अगले क्लास में जो है बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को लाइक नहीं किए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, तो कर लीजिए ताकि आपको अगला क्लास जो है सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।